मेरे अजीज़ हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर हमें राब्ता कायम करने का मौका मिला है। आज का ये एपिसोड मुझे जज्बाती करने वाला है। मुझे बहुत सी पुरानी यादों से वाबस्ता कर रहा है। वजह यह है कि मन की बात के हमारे इस सफ़र को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का आगाज़ 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हुआ था। और ये कितना पवित्र इत्तेफाक है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 साल पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात के इस तवील सफ़र के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। मन की बात के करोड़ सामीन हमारे सफ़र के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे लगातार ताउन मिलता रहा है। मुल्क के गोशे गोशे से उन्होंने मालूमात दस्तयाब कराई। मन की बात के सामीन ही इस प्रोग्राम के हकीकी वसीला हैं। आमतौर पर यह तासुर कायम हो गया है कि जब तक चटपटी बातें ना हों, मनफी बातें ना हों, तब तक उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन मन की बात ने साबित किया है कि मुल्क के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी ख्वाहिश है। पॉजिटिव बातें, तहरीक का बाइस, मिसालें, हौसला देने वाली दास्तान लोगों को बहुत पसंद आती हैं। जैसे एक परिंदा होता है चकोर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ बारिश की बूंद ही पीता है। मन की बात में हमने देखा कि लोग भी चकोर परिंदे की तरह मुल्क की कामयाबियों को, लोगों की इज्तिमाई कामयाबियों को कितने फ़ख्र से सुनते हैं। मन की बात के 10 साल के सफ़र ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई दास्तान, नए रिकॉर्ड, नई शख्सियत वाबस्ता हो जाती है। हमारे मुआशरे में इज्तिमाइयत के जज्बे के साथ जो भी काम हो रहा हो, उन्हें मन की बात के ज़रिए पजीराई मिलती है। मेरा दिल भी उस वक्त फ़ख्र से सरशार हो जाता है जब मैं मन की बात के लिए आने वाले ख़तों को पढ़ता हूँ। हमारे मुल्क में कितने बासलाहियत लोग हैं, उनमें मुल्क और मुआशरे की खिदमत करने का कितना जज्बा है। वो लोगों की बेलौस जज्बे से खिदमत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। उनके बारे में जानकर मुझे बहुत तक़वियत मिलती है। मन की बात का ये पूरा अमल मेरे लिए ऐसा है जैसे मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर वाक़े को, हर ख़त को मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं जनता जनार्दन, आवाम जो मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं, मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। साथियों, मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता सभी लोगों की भी सताइश करूँगा। उनकी अनथक कोशिशों से मन की बात का प्रोग्राम इस अहम पड़ाव तक पहुँचा है। मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का और रीजनल टीवी चैनल्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के ज़रिए हमने जिन मामलात को उठाया, उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेस ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुँचाया। मैं उन यूट्यूबर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मन की बात पर कई प्रोग्राम किए। इस प्रोग्राम को मुल्क की 22 ज़बानों के साथ साथ 12 गैर मुल्की ज़बानों में भी सुना जा सकता है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मन की बात प्रोग्राम को अपनी मकामी ज़बान में सुना। आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम होगा कि मन की बात प्रोग्राम पर मबनी एक क्विज़ कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें कोई भी शख्स हिस्सा ले सकता है। mygov.in पर जाकर आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं। आज इस अहम पड़ाव पर मैं एक बार फिर आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ। नेक दिल और पूरी तरह वक्फ कर देने के जज्बे से मैं इसी तरह भारत के लोगों की अज़मत के गीत गाता रहूं। मुल्क की इज्तिमाई ताकत को हम सब इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, आवाम से प्रार्थना है। मेरे अजीज़ हमवतनों, गुज़श्ता कुछ हफ्तों से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि पानी को महफूज रखना कितना ज़रूरी है, पानी बचाना कितना ज़रूरी है। बारिश के दिनों में बचाकर रखा गया पानी के बहरान के महीनों में बहुत काम आता है और यही कैच द रेन जैसी मुहिम के पीछे जज्बा है। मुझे खुशी है कि पानी की बचत को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने में आई है। आप जानते हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से वाबस्ता है। यहाँ झांसी में कुछ ख़वातीन ने घुरारी दरिया को नई जिंदगी दी है। ये ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता हैं और उन्होंने
जल सहेली बनकर इस मुहिम की क़यादत की है। इन खवातीन ने एक तरह से ख़त्म हो चुकी घुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है उसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इन जल सहेलियों ने बोरियों में रेत भरकर चेक डैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब भर दिया। इन खवातीन ने सैकड़ों आबी ज़ख़ीरों की तामीर और उनके रिवाइवल में भी सरगर्मी के साथ हाथ बटाया। इससे इस खित्ते के लोगों का पानी का मसला तो दूर हुआ ही है, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी लौट आई है। साथियों, कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश की 2 बड़ी 22 से तहरीक कोशिशों की जानकारी मिली है। यहाँ डिंडोरी के रैपुरा गांव में एक बड़े तालाब की तामीर से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसका फ़ायदा इस गांव के ख़वातीन को मिला। यहाँ शारदा आजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप इससे वाबस्ता ख़वातीन को माही परवरी का नया काम भी मिल गया। इन ख़वातीन ने फ़िश पार्लर भी शुरू किया है, जहाँ होने वाली मछलियों की फ़रोख्त से उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी ख़वातीन की कोशिश बहुत काबिल तारीफ़ है। यहाँ के खोम गांव का बड़ा तालाब जब खुश्क होने लगा तो ख़वातीन ने इसे फिर से फाल बनाने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन ख़वातीन ने तालाब से बड़ी मिक़दार में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका इस्तेमाल उन्होंने बंजर ज़मीन पर फ्रूट फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन ख़वातीन की मेहनत से न सिर्फ तालाब में खूब पानी भर गया बल्कि फसलों की पैदावार में भी काफ़ी इजाफा हुआ। मुल्क के गोशे गोशे में हो रही पानी की बचत की इस तरह की कोशिश पानी के बहरान से निमटने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने आसपास हो रही इस तरह की कोशिशों में ज़रूर शामिल होंगे। मेरे अजीज़ हमवतनों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सरहदी गांव है झाला। यहाँ के नौजवानों ने अपने गांव को साफ़ सुथरा रखने के लिए ख़ास पहल का आगाज़ किया है। वो अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या दीगर अल्फाज में थैंक यू नेचर मुहिम चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोज़ाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तयशुदा जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी साफ़ सुथरा हो रहा है और लोग बेदार भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसे थैंक यू मुहिम शुरू कर दें तो कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। साथियों, सफाई सुथराई को लेकर पुडुचेरी के साहिले समंदर पर भी ज़बरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रमिया जी नाम की खातून माही म्यूनिसिपैलिटी और इसके आसपास के इलाके के नौजवानों की एक टीम की क़यादत कर रही हैं। इस टीम के लोग अपनी कोशिशों से माहे एरिया और ख़ास तौर पर वहाँ के बीचेस को पूरी तरह साफ़ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहाँ सिर्फ 2 कोशिशों का तज़किरा किया है, लेकिन हम आसपास देखें तो ये मालूम होगा कि मुल्क के हर किसी हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई ना कोई मुनफरिद कोशिश ज़रूर चल रही है। कुछ दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये मौका उन लोगों की इज़्ज़त अफजाई का है जिन्होंने इसे भारतीय तारीख की इतनी बड़ी अवामी तहरीक बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी हकीकी खिराज अक़ीदत है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी। साथियों, आज इस स्वच्छ भारत मिशन की ही कामयाबी है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में मकबूल हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल पर बात करने लगे हैं, उसकी मिसाल देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार कोशिश के बारे में मालूम हुआ। यहाँ 74 ईयर्स के सुब्रमण्यम जी 23,000 से ज़्यादा कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं। उनकी इन मुनफरिद कोशिशों को कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफातर में देखा जा सकता है। साथियों, सफाई सुथराई के बारे में जारी मुहिम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना है और ये एक मुहिम किसी एक दिन की, एक साल की नहीं होती है। ये हर दौर में लगातार करने वाला काम है। जब तक स्वच्छता हमारी एक आदत ना बन जाए तब तक करने का काम है। मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या अपने साथ काम करने वालों को शामिल करके
मिलकर सफाई सुथराई की मुहिम में ज़रूर हिस्सा लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी पर आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीज़ हमवतनों, हम सभी को अपनी विरासत पर बहुत फ़ख्र है और मैं तो हमेशा कहता हूँ, विकास भी विरासत भी। यही वजह है कि मुझे अमेरिका के अपने हालिया दौरे के एक ख़ास पहलू को लेकर बहुत से पैगामात मौसूल हो रहे हैं। एक बार फिर हमारी कदीम नवादिरात की वापसी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। मैं इसे लेकर आप सबके जज्बात को समझ सकता हूँ और मन की बात के सामीन को भी इस बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, अमेरिका के मेरे दौरे के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 कदीम नवादिरात को वापस किया है। अमेरिका के सदर बाइडेन ने अपनेपन का मुजाहरा करते हुए डेलावेयर की अपनी निजी रहायशगाह पर इनमें से कुछ नवादिरात को मुझे दिखाया। वापस की गई नवादिरात टेराकोटा, स्टोन, हाथी के दांत, लकड़ी, तांबे और कांसे जैसी चीज़ों से बनी हुई हैं। इनमें से कई तो 4000 साल पुरानी हैं। 4000 साल पुरानी नवादिरात से लेकर 19वीं सदी तक की नवादिरात को अमेरिका ने वापस किया है। इनमें फूलदान, देवी देवताओं की टेराकोटा तख्तियाँ, जैन तीर्थंकरों के मुजस्सिमों के अलावा भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ भी शामिल हैं। वापस की गई चीज़ों में जानवरों के कई मुजस्सिमे भी हैं। मर्द और ख़वातीन की नक्श वाली जम्मू कश्मीर की टेराकोटा टाइल्स तो बेहद ही दिलचस्प हैं। इनमें कांसे से बने भगवान श्री कृष्ण जी के मुजस्सिमे भी हैं जो जनूबी भारत के हैं। वापस की गई चीज़ों में बड़ी तादाद में भगवान विष्णु की तस्वीरें भी हैं। ये ज़्यादातर शुमाली और जनूबी भारत से वाबस्ता हैं। इन नवादिरात को देखकर मालूम होता है कि हमारे आबा व अजदाद बारीकियों का कितना ध्यान रखते थे। आर्ट को लेकर उनमें गज़ब की समझ-बूझ थी। इनमें से बहुत सी नवादिरात को स्मगल करके और दूसरे नाजायज़ तरीक़ों से मुल्क से बाहर ले जाया गया था। ये संगीन जुर्म है। एक तरह से ये अपनी विरासत को ख़त्म करने जैसा है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछली एक दहाई में ऐसी कई कदीम अशिया और हमारे बहुत से कदीम विरसे की घर वापसी हुई है। इस समत में आज भारत कई मुल्कों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। मुझे भरोसा है जब हम अपनी विरासत पर फ़ख्र करते हैं तो दुनिया भी उसका एहतराम करती है और इसी का नतीजा है कि आज दुनिया के कई मुल्क हमारे यहाँ से गई हुई ऐसी नवादिरात को हमें वापस दे रहे हैं। मेरे अजीज़ साथियों, अगर मैं पूछूं कि कोई बच्चा कौन सी ज़बान सबसे आसानी से और जल्दी सीखता है तो आपका जवाब होगा मादरी ज़बान। हमारे मुल्क में तकरीबन 20,000 ज़बानें और बोलियां हैं और ये सब की सब किसी ना किसी की तो मादरी ज़बान है ही हैं। कुछ ज़बानें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उन ज़बानों को महफूज रखने के लिए आज मुनफरिद कोशिशें हो रही हैं। ऐसी ही एक ज़बान है हमारी संथाली ज़बान। संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने की मुहिम शुरू की गई है। संथाली हमारे मुल्क की कई रियासतों में रहने वाले संथाल कबायली बिरादरी के लोग बोलते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी संथाली बोलने वाली कबायली बिरादरी मौजूद है। संथाली ज़बान की ऑनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले श्रीमान रामजी टुडू एक मुहिम चला रहे हैं। रामजी जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली ज़बान से वाबस्ता अदब को पढ़ा जा सकता है और संथाली ज़बान में लिखा जा सकता है। दरअसल कुछ साल पहले जब रामजी जी ने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल शुरू किया तो वो इस बात से परेशान थे कि वो अपनी मादरी ज़बान में कोई पैगाम नहीं भेज सकते। इसके बाद वो संथाली ज़बान के रस्मुल ख़त ओल चिकी को टाइप करने के इम्कानात तलाश करने लगे। अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने ओल चिकी में टाइप करने की तकनीक तैयार कर ली। आज उनकी कोशिशों से संथाली ज़बान में तहरीर किए गए मज़ामीन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, जब हमारे पुख्ता आज़्म के साथ इज्तिमाई शमूलियत का इम्तिजाज होता है तो पूरे मुआशरे के लिए मुनफरिद नताइज सामने आते हैं। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है एक पेड़ माँ के नाम। ये मुहिम मुनफरिद मुहिम रही है। आवाम की शमूलियत की ऐसी मिसाल वाकई बहुत तरगीब देने वाली है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर शुरू की गई इस मुहिम में मुल्क के गोशे गोशे में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश,
राजस्थान और तेलंगाना ने तयशुदा निशाने से ज़्यादा तादाद में पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए। गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए। राजस्थान में सिर्फ अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। मुल्क के हज़ारों स्कूल भी इस मुहिम में ज़ोरों शोर से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, हमारे मुल्क के दरख्त लगाने की मुहिम से वाबस्ता कितनी ही मिसालें सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक मिसाल है तेलंगाना के एन राजशेखर जी की। दरख्त लगाने के लिए उनकी लगन हम सबको हैरान कर देती है। तकरीबन 4 साल पहले उन्होंने दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने तय किया कि हर रोज़ एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। उन्होंने इस मुहिम पर पुख्ता अज़्म के साथ अमल किया। वो 1,500 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल एक हादसे का शिकार होने के बाद भी वो अपने अहद से पीछे नहीं हटे। मैं ऐसी सभी कोशिशों की दिल से सताइश करता हूँ। मेरी आपसे भी अपील है कि एक पेड़ माँ के नाम इस मुक़द्दस मुहिम में आप ज़रूर शामिल हों। मेरे अजीज़ साथियों, आपने देखा होगा हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहरान की सूरत में भी हिम्मत नहीं हारते, बल्कि उससे सीखते हैं। ऐसी ही एक खातून हैं सुबा श्री, जिन्होंने अपनी कोशिश से नायाब और बहुत मुफीद जड़ी बूटियों का एक मुनफरिद बाग तैयार किया है। वो तमिलनाडु की मदुरई की रहने वाली हैं। वैसे तो पेशे से वो एक टीचर हैं, लेकिन दवाओं में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों, मेडिकल हर्ब्स के तईं उन्हें बहुत दिलचस्पी है। उनका ये लगाव 80 की दहाई में उस वक्त शुरू हुआ जब एक बार उनके वालिद को जहरीले सांप ने काट लिया। उस वक्त रिवायती जड़ी बूटियों ने उनके वालिद की सेहत सुधारने में काफ़ी मदद की थी। इस वाक़े के बाद उन्होंने रिवायती दवाओं और जड़ी बूटियों की खोज शुरू की। आज मदुरई के वेरीच्योर गांव में उनका अनोखा हर्बल गार्डन है, जिसमें 500 से ज़्यादा नायाब तिब्बी इस्तेमाल वाले पौधे हैं। अपने इस बाग को तैयार करने के लिए उन्होंने सख्त मेहनत की है। एक एक पौधे को खोजने के लिए उन्होंने दूर दूर तक सफ़र किया, जानकारियां हासिल की और कई बार दूसरे लोगों से मदद भी मांगी। कोविड के वक्त उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां लोगों तक पहुंचाईं। आज उनके हर्बल गार्डन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वो सभी को हर्बल पौधों की जानकारी और उनके इस्तेमाल के बारे में बताती हैं। सुबह श्री हमारी उस रिवायती विरासत को आगे बढ़ा रही हैं जो सैकड़ों बरसों से हमारी सकाफत का हिस्सा है। उनका हर्बल गार्डन हमारे माजी को मुस्तकबिल से जोड़ता है। हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। साथियों, बदलते हुए इस दौर में नेचर ऑफ जॉब्स बदल रही हैं और नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, जैसे गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग और पोस्टर मेकिंग। अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से वाबस्ता हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की इत्तलात व नशियात की वजारत ने क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंज शुरू किए हैं। ये चैलेंज आपको ज़रूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंज तो म्यूज़िक, एजुकेशन और यहाँ तक के एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड हैं। इस प्रोग्राम में बहुत सी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रही हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। मुल्क भर के क्रिएटर से मेरी ख़ास अपील है कि वो इसमें ज़रूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। मेरे अजीज़ हमवतनों, इस महीने एक और मुहिम के 10 साल पूरे हुए हैं। इस मुहिम की कामयाबी में मुल्क की बड़ी सनतों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का अहम रोल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मेक इन इंडिया की। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब, मुतवस्सित तबके और MSMEs को इस मुहिम से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इस मुहिम ने हर तबके के लोगों को अपने टैलेंट सामने लाने का मौका फराहम किया है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन गया है और मुल्क के नौजवानों की ताकत की वजह से दुनिया भर की नज़रें हम पर हैं।
ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में मुल्क का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। मुल्क में एफडीआई में लगातार इजाफा भी हमारे मेक इन इंडिया की कामयाबी की दास्तान कह रहा है। अब हम खास तौर पर दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। पहली, क्वालिटी, यानी हमारे मुल्क में बनी चीज़ें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी, वोकल फॉर लोकल, यानी अंदरूनी मुल्क तैयार चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। मन की बात में हमने हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड की भी बात की है। लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से मुल्क के लोगों को किस तरह से फ़ायदा होता है, इसे एक मिसाल से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले में टेक्सटाइल की एक पुरानी रिवायत है, भंडारा टसर सिल्क हैंडलूम। टसर सिल्क अपने डिज़ाइन, रंग और मजबूती के लिए जानी जाती है। भंडारा के कुछ हिस्सों में 50 से भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे महफूज करने के काम में लगे हुए हैं। इनमें ख़वातीन की बहुत ज़्यादा शमूलियत है। ये सिल्क तेज़ी से मकबूल हो रही है और मकामी बरादरियों को बाइख्तियार बना रही है, और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट है। साथियों, त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना अहद भी ज़रूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने इलाके में बनी हुई मकामी चीज़ों और सामान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीगर का पसीना लगा है, जो भारत की मिट्टी में बना है, वो हमारी शान है। हमें इसी शान पर हमेशा चार चांद लगाने हैं। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम से मुतालिक अपने ख़यालात और तजवीज़ें हमें ज़रूर भेजिएगा। मुझे आपके ख़ुतूत और पैगामात का इंतज़ार रहेगा। कुछ ही दिन बाद त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। नवरात्र से इसकी शुरुआत होगी और फिर अगले 2 महीने तक पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार, धूमधाम, चारों तरफ इसी तरह का माहौल रहेगा। मैं आने वाले त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी अपने परिवार और अपने अजीज़ व अकारीब के साथ त्योहारों का खूब लुत्फ़ उठाएं और दूसरों को भी इसमें शामिल करें। अगले महीने मन की बात में कुछ और नए मौज़ूआत के साथ आपसे बात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।